दोस्तों, एक सवाल जो आज हर भारतीयों के मन में कांटे की तरह चुभना चाहिए। क्या भारत दुनिया के लिए इरेलेवेंट हो चुका है? सोचिए जरा, दुनिया के सबसे बड़े फैसले हो रहे हैं, युद्ध करवाए जा रहे हैं, तेल और एनर्जी की अरबों खरबों डॉलर की डील हो रही है, मध्यस्थताएं करवाई जा रही है और इन सब टेबलों पर भारत की कुर्सी खाली है। और सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि भारत वहां नहीं है, सबसे डरावनी बात यह है कि भारत के ना होने को किसी ने नोटिस तक नहीं किया। किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि 125 करोड़ की आबादी वाला, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला, परमाणु हथियारों से लैस एक देश आखिर उस कमरे में क्यों नहीं है जहां दुनिया का भविष्य तय हो रहा है। और यहीं से निकलती है वो एक लाइन जो आज हर डिप्लोमेटिक इलाके में गूंज रही है। अगर आप टेबल पर नहीं हैं तो आप मेन्यू पर हैं। यानी या तो आप फैसले लेने वालों में हैं या फिर आप उन पर फैसले हैं, वो डिश जिसे बाकी देश काटेंगे, चीरेंगे और बांट कर खा जाएंगे। आज का सवाल बस इतना है, भारत इन दोनों में से कहां खड़ा है, टेबल पर या मेन्यू पर? ये कोई सोशल मीडिया का सस्ता तंज नहीं है, ये बात कही है येल यूनिवर्सिटी के लेक्चरर और जाने माने स्ट्रैटेजिक अफेयर्स पत्रकार सुशांत सिंह ने। सुशांत सिंह कोई हल्के फुल्के नाम नहीं हैं, वो 2 दशक तक भारतीय सेना में अफसर रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस के डिप्टी एडिटर रहे हैं, रामनाथ गोयंका जैसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता पुरस्कार जीता है और आज द टेलीग्राफ जैसे अखबार में रक्षा और विदेश नीति पर कॉलम लिखते हैं। यानी जब ऐसा आदमी कहता है कि भारत हाई टेबल से गायब है तो इसे खारिज करना आसान नहीं है। सुशांत सिंह का तर्क बेहद सीधा और बेहद चुभने वाला है। वो लिखते हैं कि आज की दुर्भाग्यपूर्ण हकीकत यह है कि भारत सिर्फ उस हाई टेबल से गायब नहीं है जहां दुनिया के बड़े अंतर्राष्ट्रीय फैसले लिए जा रहे हैं, बल्कि भारत की गैर मौजूदगी को कोई दर्ज नहीं कर रहा है। और इसका मतलब साफ है, भारत उनके लिए इरिलेटेबल हो चुका है। नई दिल्ली अब इंटरनेशनल हाई टेबल पर नहीं है, ये उनके कॉलम की असल आत्मा है और यही वो आईना है जिसमें हमें आज झांकना है। अब सवाल उठता है, आखिर ये हाई टेबल है क्या और वहां हो क्या रहा है जिससे भारत बाहर है? इसे समझने के लिए हमें 28 फरवरी 2026 की उस तारीख पर लौटना होगा जिसने पूरी दुनिया का नक्शा हिला करके रख दिया है। इसी दिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान पर एक बड़ा हवाई हमला बोल दिया। यह कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई तक मारे गए। पूरे पश्चिमी एशिया की राजनीति एक झटके में पलट गई और ईरान चुप नहीं बैठा। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी ठिकानों, इजराइल और अखाड़ी देशों पर सैकड़ों मिसाइलें और हजारों ड्रोन दाग दिए। लेकिन ईरान का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दाव यह नहीं था। ईरान का असली ब्रह्मास्त्र था स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देना। और यहीं से पूरी कहानी सीधे आपकी और मेरी जेब तक आ पहुंचती है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। यह दुनिया का सबसे संकरा और सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को बाकी दुनिया से जोड़ता है। अपने सबसे पतले हिस्से में यह सिर्फ कुछ ही किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इसी छोटी सी गलती की वजह से दुनिया का लगभग 20% तेल और इतनी ही मात्रा में एलएनजी गैस गुजरती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, यूएई खाड़ी का पूरा तेल इसी रास्ते से निकल करके दुनिया के बाजारों तक पहुंचता है। और इस तेल का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? एशिया, और एशिया में चीन है, भारत है, जापान है और दक्षिण कोरिया है। यानी इस एक रास्ते की धमनी पर भारत समेत आधी दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांसें टिकी है। जब ईरान ने इस रास्ते को बंद किया तो पहले ही दिन यहां से तेल की आवाजाही लगभग 86% तक गिर गई। जो रास्ता हर महीने हजारों जहाजों से गुजरता रहता था, वहां हजारों की संख्या घट करके सामान्य का सिर्फ 5% रह गई।
तेल के टैंकर या तो बंदरगाहों पर खड़े रह गए या बीच रास्ते से लौट गए। और जब सप्लाई इस कदर सूख जाए तो दुनिया भर में जो होता है वही हुआ। एनर्जी सप्लाई चेन का महासंकट और तेल की कीमतों में आग। इसका असर किसी एक देश तक सीमित नहीं रहा। दुनिया भर के 106 देशों में पेट्रोल डीजल के दाम चढ़ गए। कई देशों में राशनिंग शुरू हो गई है। कई घबराहट में लोग पेट्रोल पंपों पर टूट पड़े। और भारत इस तूफान से बच नहीं सका, बच सकता भी नहीं था, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल बाहर से मंगाता है और उसका बड़ा हिस्सा इसी खाड़ी के रास्ते से आता है। नतीजा सामने था। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगे। बात यहां तक पहुंच गई कि पेट्रोल 100 रुपए के पार चला गया है। आम आदमी की रसोई से लेकर के ट्रांसपोर्ट तक, किसान के पंपिंग सेट से लेकर के फैक्ट्री की मशीन तक, हर जगह इस संकट की आंच महसूस की जा सकती है। और अब जरा रुक करके सोचिए, जिस संकट ने सीधे सीधे भारत की आर्थिक रीढ़ पर वार किया, उस संकट को सुलझाने के लिए जब दुनिया भर में मेजें सजी, उन मेजों पर भारत की कुर्सी कहां थी? यही सुशांत सिंह का सबसे तीखा सवाल है। जिस आग में भारत का घर जल रहा है, उस आग को बुझाने की पंचायत में भारत बुलाया तक नहीं गया। और जब आती है वो बात जो किसी भी भारतीय को सबसे ज्यादा चुभती है, जैसे ही दुनिया में मध्यस्थता की, शांति वार्ता की बात आई, तो टेबल पर एक चेहरा चमकने लगा। और वो चेहरा भारत का नहीं, पाकिस्तान का था। जी हां, वही पाकिस्तान जिसे भारत अक्सर एक नाकाम, टूटी हुई अर्थव्यवस्था वाला देश कहकर के खारिज करता आया है। वही पाकिस्तान इस पूरे संकट में खुद को एक प्रासंगिक खिलाड़ी के तौर पर पेश करने में जुटा है। इस्लामाबाद ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की भूमिका अपने सिरे ले ली है। पाकिस्तान के बड़े प्रतिनिधि, ईरान के बड़े प्रतिनिधि सब मेज पर आए, बातचीत हुई। यह बात अलग है कि वो शांति वार्ता आखिरकार नाकाम रही, कोई स्थायी हल नहीं निकाला गया। लेकिन असली बात नतीजा नहीं है, असली बात है वहां मौजूदगी। पाकिस्तान उस कमरे में था जहां दुनिया के बड़े फैसले लिए जा रहे थे और भारत उस कमरे के बाहर खड़ा था। दो बड़े देश जो एक दूसरे पर हमले से रुकने को तैयार नहीं थे, उन्हें एक मेज पर लाने का पहला कदम पाकिस्तान ने बढ़ाया। और यहां सुशांत सिंह की दलील एक बेहद तीखा सवाल बना जाती है। क्या यह पहल भारत नहीं कर सकता था? क्या भारत में और क्या भारत के पास वो डिप्लोमेटिक वजन, वो रिश्ते, वो हैसियत नहीं थी कि वो ईरान और अमेरिका दोनों को एक मेज पर बैठा पाता? दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की इस भूमिका पर तंज भी कसा है। उन्होंने इशारों में पाकिस्तान को महज एक नीलाम करता यानी कि ऑक्शनियर कहा है, खारिज करने की कोशिश की, जैसे पाकिस्तान कोई असली मध्यस्थ नहीं, बस सौदे करने वाला एक दलाल हो। लेकिन यहां एक गहरा विरोधाभास छिपा हुआ है। आज जिसे महज नीलाम करता कहकर हंस रहे हैं, हकीकत यह है कि वो नीलाम करता उस कमरे में बैठा है और आप बाहर खड़े होकर के उस पर तंज कस रहे हैं। डिप्लोमेसी में मेज पर बैठा कमजोर खिलाड़ी भी मेज के बाहर खड़े ताकतवर खिलाड़ी से ज्यादा प्रासंगिक होता है, क्योंकि फैसले मेज पर होते हैं, मेज के बाहर खड़े होकर के लगाए गए तंजों से नहीं। यही वो दर्द है जिसे सुशांत सिंह का कॉलम बार बार कुरेदता है। अब आप कहेंगे रुकिए, भारत तो खूब मीटिंग कर रहा है और ये सच भी है,
भारत में भारत के साथ हर तरफ बैठकों की भरमार हो रही है। क्वाड देशों की मीटिंग है, ब्रिक्स की मीटिंग है, अमेरिका से अलग बातचीत, जापान से बातचीत चल रही है, चीन से बातचीत चल रही है, रूस से बातचीत चल रही है। डिप्लोमेसी की रफ्तार देखकर तो लगता है कि भारत पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहीं पर सुशांत सिंह वो बारीक फर्क रखते हैं जो हम अक्सर भूल जाते हैं। मीटिंग होना और मायने रखता है, दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। सवाल यह नहीं है कि भारत कितनी बैठकें कर रहा है, सवाल यह है कि इन बैठकों का उन अंतर्राष्ट्रीय फैसलों पर कोई असर पड़ रहा है या नहीं, जो असल में दुनिया की दिशा तय कर रहे हैं। एक खाली औपचारिक बैठक और एक नतीजे बदल देने वाली बैठक में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप 100 बैठकें कर सकते हैं, लेकिन अगर उनमें से किसी का भी फैसला इस बात पर असर नहीं डालता कि हॉर्मुज कब खुलेगा, तेल कब सस्ता होगा, युद्ध कब रुकेगा, तो वो बैठकें सिर्फ तस्वीरें हैं, ताकत नहीं है। और यहां असली पेच और भी गहरा है दोस्तों। जिस तेल पर भारत की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है, उसके हर दरवाजे पर आज ताला लटका है या फिर भारी कीमत का बोर्ड टंगा हुआ है। ईरान से तेल खरीदना पहले ही अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से बंद हो चुका था। रूस से तेल जो भारत सस्ते दामों में खरीदता था, उस पर भी अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था, धमकियां दे रहा था। और अब अमेरिका भारत से कह रहा है कि तुम हमसे तेल खरीदो, लेकिन अमेरिकी तेल भारत के लिए सस्ता सौदा नहीं है। यह महंगा पड़ेगा और 100% पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि उसे इतनी दूर से ढोकर के लाना अपने आप में भारी खर्चा है। यानी भारत एक ऐसी चक्की के 2 पट्टों के बीच फंसा हुआ है, जहां हर विकल्प पर या तो प्रतिबंध है या मोटी कीमत है। और अमेरिका जैसी महाशक्ति पर भरोसा करना सुशांत सिंह के तर्क की रोशनी में अपने आप में जोखिम भरा है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका जहां जहां अपने हितों के लिए घुसा, वहां उसने अपने सहयोगियों तक को बीच मझधार में छोड़ने में देर नहीं लगाई। यह दुनिया बेहद बेरहम है दोस्तों, और इसी बेरहम दुनिया में भारत की कमजोर सौदेबाजी की हालत उभर कर सामने आती है। इसी कड़ी में एक और घटनाक्रम है जो भारत की मोल भाव की कमजोर स्थिति को उजागर करता है। अमेरिका ने एक वक्त भारतीय उत्पादों पर भारी भरकम टैक्स यानी कि टैरिफ 50% तक लगाने की बात कही, और इसकी एक बड़ी वजह यह बताई गई कि भारत अपने पुराने दोस्त रूस से तेल खरीद रहा है। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि भारत को मजबूरन एक बड़ी अमेरिका भारत व्यापार डील पर सोचना पड़ा। खबरें यह भी आई कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत दौरे के बाद यह दावा किया गया कि भारत अमेरिका के साथ अरबों डॉलर के साथ एक विशाल व्यापार समझौते पर राजी हो गया है। अब इन दावों की सच्चाई जो भी हो, सुशांत सिंह जी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, वो ये है कि हर मोड़ पर भारत प्रतिक्रिया देता नजर आ रहा है, पहल करता नहीं। हर सौदे में भारत दबाव में झुकता दिख रहा है, मेज पर शर्तें रखता नहीं। और एक बड़ी ताकत बनने का दावा करने वाले देश के लिए लगातार बैकफुट पर रहना, लगातार सफाई की मुद्रा में रहना, ये वो कमजोरी है जिसे दुनिया भांप जाती है। अब इस पूरी तस्वीर का सबसे विवादित और सबसे चर्चित पहलू, आलोचकों का तंज ये है कि जब दुनिया युद्ध और तेल और कूटनीति की आग में जल रही थी, तब भारत की राजनीति किन चीजों में उलझी थी। प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा जा रहा है कि वो मेलोडी टॉफी बांटने और मुश्किल सवालों को टालने में व्यस्त नजर आ रहे थे, यानी इमेज, ब्रांडिंग और सॉफ्ट कूटनीति के प्रतीकों में, जबकि असली कड़े ठोस फैसले लेने वाली मेजें कहीं और सजी थी। ये एक तीखा राजनीतिक तंज है और इसे हमें इसी रूप में देखना भी चाहिए। ये एक आलोचक का नजरिया है, कोई निरपेक्ष तथ्य नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो बुनियादी सवाल हैं वो वाकई गंभीर हैं। क्या प्रतीकों की कूटनीति, मुस्कुराहटों और गले मिलने की तस्वीरें उस असली डिप्लोमेटिक ताकत की जगह ले सकती है जो किसी देश को फैसले लेने वाली मेज तक पहुंचाती है? आलोचकों का कहना है कि सवालों को
डक करने यानी टालने से बेहतर होता है कि भारत उन सवालों का सामना करता और अपनी कूटनीतिक हैसियत के दम पर उन्हें मेजों तक पहुंचाता जहां दुनिया का भविष्य लिखा जा रहा है। लेकिन ईमानदारी इस बात में है कि हम सिर्फ एक तरफ की दलील सुनकर के फैसला न सुना दें। तो आइए सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं, वो दलील जो भारत और उसके समर्थक रखते हैं, क्योंकि एक अच्छा विश्लेषक दोनों पक्ष रखता है। सरकार का तर्क है कि भारत किसी एक खेमे में न जाकर के राजनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रैटेजी ऑटोनॉमी की नीति पर चल रहा है और ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक सोची समझी ताकत है। इस नजरिए से भारत का इस युद्ध में तटस्थ रहना, किसी का पक्ष न लेना और चुपचाप अपने राष्ट्रीय हितों को साधना, यह परिपक्वता है, उतावलापन नहीं है। समर्थक कहते हैं कि जो देश हर झगड़े में कूद पड़ता है वो अक्सर सबसे ज्यादा नुकसान उठाता है और भारत ने खुद को इस आग से दूर रख करके समझदारी दिखाई है। यह भी कहा जाता है कि भारत ने इस संकट के बीच अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को संभालने की भरपूर कोशिश की, अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाला और अमेरिका, रूस, खाड़ी सबसे रिश्ते एक साथ साधे रखा, जो अपने आप में बहुत मुश्किल संतुलन है। और सबसे बड़ी दलील यह है कि असली डिप्लोमेसी हमेशा कैमरों और प्रेस कॉन्फ्रेंस की चकाचौंध में नहीं होती है। बहुत कुछ बंद दरवाजों के पीछे खामोशी से होता है जो बाहर से नजर नहीं आता। तो आखिर सच कहाँ है? सच शायद इन दो ध्रुवों के बीच कहीं छुपा हुआ है और यही इस पूरी बहस की खूबसूरती और गंभीरता है। एक तरफ सुशांत सिंह जैसी आवाजें जो हमें झकझोर रही है कि सावधान हो जाओ, दुनिया तेजी से बदल रही है, नए गठजोड़ बन रहे हैं और अगर भारत अभी नहीं चेता तो वो उस मेज से दूर होता चला जाएगा जहां उसका भविष्य तय होता है। ये एक जरूरी चेतावनी है, एक राष्ट्रीय आत्म मंथन का न्योता है जिसे महज सरकार विरोध कहकर के खारिज कर देना नादानी होगी। दूसरी तरफ यह भी सच है कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। उसका बाजार इतना विशाल है कि कोई भी ताकत उसे यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकती और लंबी दौड़ में जनसंख्या, बाजार और टेक्नोलॉजी का दम भारत के पक्ष में है। रेलेवेंस यानी कि अप्रासंगिकता एक मंजिल नहीं दोस्तों, एक चेतावनी है और चेतावनियां इसीलिए दी जाती है ताकि उन्हें टाला जा सके। इस पूरी कहानी से जो एक बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए वो वही है जहां से हमने शुरुआत की थी। अगर आप टेबल पर नहीं हैं तो आप मेन्यू पर हैं। यह सिर्फ एक मुहावरा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे कड़वा सच है। जो देश फैसले लेने वालों में शामिल नहीं होते वो फैसलों का शिकार बन जाते हैं। उनकी किस्मत दूसरे लिखते हैं, उनके तेल की कीमत दूसरे तय करते हैं, उनके युद्ध और शांति का फैसला दूसरों के कमरे में होता है। भारत के सामने आज यही असली सवाल खड़ा है, क्या वो आने वाले सालों में उस हाई टेबल पर अपनी कुर्सी हासिल कर पाएगा? अपनी कूटनीतिक ताकत, अपनी आर्थिक हैसियत और अपनी राजनीतिक समझ के बल पर, या फिर वो उस भीड़ का हिस्सा बनता रहेगा जो बाहर खड़ी होकर के सिर्फ देखती रहती है कि अंदर उसके बारे में क्या तय हो रहा है? ये सवाल पूरे देश का है और इसका जवाब अगले कुछ साल तय करेंगे। तो अब बारी आपकी है, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत वाकई हाई टेबल से गायब हो रहा है जो सुशांत सिंह आगाह कर रहे हैं, या फिर ये एक रणनीतिक स्वायत्तता की एक सोची समझी चाल है जो लंबी दौड़ में भारत को फायदा पहुंचाएगी? क्या मेलोडी और मुस्कुराहटों की कूटनीति काफी है या भारत को मेज पर अपनी जगह के लिए और कड़ा रुख अपनाना होगा? अपनी बेबाक राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बहस जितनी तीखी होगी हमारी समझ उतनी ही गहरी होगी। और इस तरह की हर बड़ी खबर की तह तक पहुंचने के लिए, बेबाक और ईमानदार विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और ज़रूरी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए सतर्क रहिए, सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए। और बुद्धा इंस्पायर्ड को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।